आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है सागरीय लवणता, जिसमें हम देखेंगे कि समुद्र में किन भागों में लवणता ज़्यादा पाई जाती है, उसके क्या कारण हैं और किस तरह से हम लवणता को व्यक्त करते हैं। लवणता को यदि हम देखें तो उसे हम ग्राम प्रति हज़ार में व्यक्त करते हैं। अब ग्राम प्रति हज़ार का आशय ये है कि सागरीय जल का जो 1000 ग्राम का यदि हम जल भार लें तो उसमें जो घुले हुए लवणीय पदार्थ हैं, तो उस जल के भार का जो 1000 ग्राम है और उसमें जो घुले हुए लवण हैं उसके अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। और इसे औसतन जो माना गया है वो 35 माना गया है प्रति हज़ार पर। यदि किसी जल का भार 1000 ग्राम है, इस जल में औसतन जो लवण पाए जाएंगे वो 35 ग्राम है। इसे औसतन लवणता बताया गया। पूरे विश्व में टोटल जो समुद्र है उसमें घुले हुए जो पदार्थ हैं वो 35 ग्राम है। और इसी लवणता में आगे हम देखेंगे कि कितनी मात्रा सोडियम क्लोराइड की है, कितनी मैग्नीशियम क्लोराइड की है। सबसे पहले लवणता के बारे में जो खोज की गई थी उसमें 1884 में डिटमर ने एक चैलेंजर अभियान चलाया था, जिसमें टोटल 47 टाइप के खनिजों का तत्वों का पता लगाया था, जिसमें जो इम्पोर्टेंट तत्व थे जैसे सोडियम क्लोराइड पहले नंबर पर, जो कि टोटल जो घुले हुए लवण है उसका टोटल का 77% है। और मैग्नीशियम क्लोराइड है वो दूसरे नंबर पर है, 10% है टोटल। और उसके बाद में मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस प्रकार हमने देखा कि जो टोटल जलीय भार यदि हम लें 1000 ग्राम का, तो उसमें 35 जो ग्राम है वो सॉल्ट है। और उस सॉल्ट में जो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, उनके भी अलग अलग अनुपात में वो पाए जाते हैं। इसीलिए लवणता को हम आगे पढ़ेंगे वो ग्राम प्रति हज़ार में पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो समुद्र का जल है उसका 96.5% जल शुद्ध है, प्योर है, और 3.5% वो घुले हुए लवण की तरह है। तो इसे यदि हम यूँ भी लिखें तो भी ये 3.5% ही आएगा। अब अगर किसी एक हम सैंपल लें 1000 ग्राम का, उसमें 35 ग्राम औसतन लवण है घुले हुए। और जब NaCl जो हमने नमक का फॉर्मूला हम पढ़ते आए हैं, उसको यदि वाटर से वो अगर पानी में घुलेगा तो वो 2 आयन्स बना देता है, सोडियम आयन्स और क्लोराइड आयन्स। इसी औसतन जो 35 ग्राम जो लवण पाया जाता है उसमें हम देख चुके हैं कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी सोडियम क्लोराइड की है, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड की है, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट। इस तरह के क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीक्वेंस वाइज पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा कंटेंट समुद्री जल में कौन से लवण का है, फिर कौन सा है, उसके बाद में ऐसे सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसे हम देख चुके हैं पार्ट्स प्रति ग्राम पर 1000 में कैलकुलेट किया जाता है लवणता को। अब देखते हैं इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं।
महासागरों के सतही जल की लवणता वाष्पीकरण की दर और वर्षण की मात्रा पर निर्भर करती है। किसी स्थान पर यदि वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है सूर्य के द्वारा, तो उस जल में जो शुद्ध जल है वो वाष्प के रूप में ऊपर चला जाएगा, और जो बचा हुआ जल है उसमें लवण की मात्रा ज़्यादा रहेगी। इसलिए यदि वाष्पीकरण अधिक होगा तो वहाँ पर लवणता भी ज़्यादा पाई जाएगी। और किसी स्थान पर वर्षा ज़्यादा हो रही है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्षा का जल जो है वो शुद्ध होता है, और उससे उस स्थान की लवणता घटेगी। अर्थात जहाँ पर वर्षा ज़्यादा, वहाँ पर लवणता कम पाई जाएगी। ये भी हमें ध्यान रखना है। और समुद्र तटीय क्षेत्रों में जल की लवणता जो है वो नदियों द्वारा बहाए गए जल से भी, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं इंडिया के भारत की जो नदियां हैं वो ज़्यादातर नदियां पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में अपना जल इनका जाता है मोस्टली, और इधर की तरफ जो नदियां हैं, चूँकि ढाल जो भारत के भूगोल में हमने पढ़ा था, ढाल जो कि पूर्व की तरफ है, इधर बहुत कम नदियां अरब सागर में अपना जल डालती हैं। तो आप देखेंगे कि जो नदियों के मुहाने हैं, यहाँ पर जो नदियों का ताज़ा जल आ रहा है वो यहाँ की लवणता को प्रभावित करता है, इसलिए इन क्षेत्रों में लवणता कम पाई जाती है। कहने का अभिप्राय ये कि जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, जो समुद्र के किनारे हैं, वहाँ पर जल की लवणता नदियों द्वारा लाए गए ताज़े जल के कारण वहाँ पर लवणता कम पाई जाती है। और जहाँ नदियाँ ज़्यादा होंगी वहाँ पर उसके आसपास के समुद्री क्षेत्रों में लवणता कम पाई जाएगी। ऐसे ही ध्रुवीय क्षेत्रों में भी लवणता, बर्फ़ का जो जल है वो बर्फ़ जब पिघलती है तो उसका जो जल है वो भी काफ़ी फ्रेश होता है, उसमें लवण कम होते हैं। वो एक तरह से कह सकते हैं हम कि उसमें खारापन और लवणता कम होती है, उससे भी वहाँ के क्षेत्रों में लवणता कम पाई जाती है। पवनों के द्वारा और तरंगों के द्वारा भी किसी क्षेत्र का, जैसे तरंग ओशन करंट्स हैं या हवाएं हैं, वो भी जल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वह उससे भी लवणता प्रभावित होती है। और धाराएं हम पढ़ चुके हैं इसके बाद में। और महासागरीय जल का घनत्व और लवणता, इनमें पॉजिटिव संबंध है। लवणता के साथ साथ उस जल का घनत्व भी बढ़ता है और उससे तरंगें और बाकी जो समुद्र में फैक्टर्स हैं वो भी प्रभावित होते हैं। अब सवाल ये आता है कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनसे साइंटिस्ट समुद्र के जल की लवणता की गणना करते हैं। जो सबसे नया मेथड है वो नासा की सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट से सीधा बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के भी समुद्र की लवणता आज के दौर में कैलकुलेट की जा रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये डेड सी का छायाचित्र है, और इसमें जल की घनत्व इतना ज़्यादा है कि आप इसमें तैर सकते हैं। जिसे तैरना नहीं आता है वह भी इस जल में तैर सकता है, क्योंकि लवणता के साथ में पानी का घनत्व बढ़ता है और इसके फलस्वरूप आप आसानी से पानी में तैर सकते हैं। अगर विश्व वितरण देखें हम, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर जो लाइटर शेड है वहाँ पर लवणता कम है। उसके बाद में जो कर्क रेखा और मकर रेखा का क्षेत्र है उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। जो 23.5 डिग्री का उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, इन क्षेत्रों में लवणता ज़्यादा है, आप डार्क ब्लू कलर से देख सकते हैं। और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में लवणता ठीक ठीक है, इतनी अधिक नहीं है।
अब इसका कारण हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में लवणता क्यों कम है। क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्ष पर्यंत वर्षा होती है। इसके फलस्वरूप अमेजन, कोंगो जैसी बड़ी नदियां हैं और बरसात ज़्यादा होती है, तो इनको वर्ष भर ताज़ा जल मिलता रहता है। इसके कारण इन क्षेत्रों में लवणता कम है। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसे हम ऐसे देख सकते हैं, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ दक्षिण और 23.5 डिग्री उत्तर, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। यहाँ पर संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं और फलस्वरूप हवाएं उठकर 23.5 डिग्री पर नीचे गिरती हैं। यहाँ पर संवहनीय धाराओं के फलस्वरूप यहाँ पर वर्ष पर्यंत वर्षा होती है और चूँकि यहाँ पर हवाएं नीचे गिरती हैं इसलिए ये क्षेत्र शुष्क हैं। शुष्कता होने के कारण यहाँ वाष्पीकरण भी ज़्यादा है और ज़्यादा वाष्पीकरण से लवणता बढ़ती है। साथ ही यहाँ शुष्कता के कारण नदियों का अभाव है, इसलिए भी लवणता ज़्यादा पाई जाती है। और 0 डिग्री पर हम देख चुके हैं कि यहाँ पर काफ़ी वर्षा होती है। और इसे ऐसे भी देख सकते हैं आप कि यदि 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, लवणता को आप ऐसे ही एक रफ डायग्राम भी बना सकते हैं इसका। सामान्यतः जो उत्तरी गोलार्ध में यदि हम देखें तो 15 डिग्री से 45 डिग्री तक लवणता का पीक है और साउथ में 10 डिग्री से 30 डिग्री। ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर लवणता अधिक है। बाकी कुछ लोकल फैक्टर भी हैं, जैसे किसी जैसे लाल सागर है या डेड सी है, अमृत सागर है, तो इन क्षेत्रों में लवणता अधिक पाए जाने का, तुर्की के वॉन लेक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। इन क्षेत्रों में लवणता अधिक होने का कारण है कि इसमें कोई भी, जैसे ये लेक है तो इसमें कोई नदी द्वारा जल नहीं लाया जा रहा है और बाहर से कांटेक्ट किसी भी तरह से फ्रेश जल का नहीं है। और साथ ही ये क्षेत्र हैं वो कर्क रेखा के समीप पड़ते हैं, आप ऐसे देख सकते हैं ये जो क्षेत्र हैं। और इधर कोई लेक्स हैं, यदि उनमें सैलिनिटी अधिक है, लवणता अधिक है, तो उसका भी कारण वही है। आगे हम देखेंगे कि किस तरह महाद्वीपीय दशाएं या अंतः समुद्रीय या अंतः सागरीय जो झील हैं जो महाद्वीपों के अंदर स्थित हैं उसका हम डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पर लवणता अधिक पाए जाने का क्या कारण है। जिस तरह से एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो कि यहाँ पर अटलांटिक ओशन में, स्पेशली उत्तरी अटलांटिक ओशन में, यहाँ पर सारगेसो सागर पाया जाता है और इसके चारों तरफ समुद्री धाराएं चलती हैं। हम धाराएं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से इसके चारों तरफ ऐसे चक्र में धाराएं चलती हैं, तो बाएं जो जल है उससे इसका संपर्क टूट जाता है। यहाँ पर कोई फ्रेश वाटर ना तो यहाँ से आ पा रहा है और 23.5 डिग्री के आसपास होने के कारण यहाँ पर बरसात भी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि पवने इस तरह से यहाँ से उठकर और इस तरह गिरती हैं और गिरती हुई पवने वर्षा कम करती हैं। और यहाँ पर जल स्थिर है। स्थिर जल होने के कारण और स्थिर जल का वाष्पीकरण है वो भी ज़्यादा होता है और ज़्यादा वाष्पीकरण के कारण यहाँ सैलिनिटी भी ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सागरीय लवणता अधिक पाई जाती है। और जो आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ पर किसी न किसी नदी द्वारा जल लाया जाता है, इसलिए भी यहाँ पर लवणता कम है।
जो भी आप महाद्वीप के पास के तट देखेंगे, हमने डिस्कस किया था, उदाहरण लिया था बंगाल की खाड़ी का, उन क्षेत्रों में लवणता कम है। अब एक नज़र हम जो घिरे हुए सागर हैं उनको देख लेते हैं कि सबसे अधिक जो लवणता वाले क्षेत्र या झीलें कौन सी हैं, जो कि किस कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अधिकतर पूछा जाता है। और निम्न लवणता, इसमें लाल सागर है, रेड सी 37 से 41, और भूमध्य सागर 37 से 39। इसी तरह फारस की खाड़ी। और मध्यम लवणता वाले जो हैं वो आर्कटिक सागर, चीन सागर, जिसमें 25 से 35 प्रति हजार ग्राम, सॉरी ग्राम प्रति हजार पर, ग्राम प्रति हजार। सैलिनिटी को हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको परसेंटेज की बजाय इस तरह से व्यक्त किया जाता है ग्राम प्रति हजार में। और बाल्टिक सागर और काला सागर, यहाँ 15 से 18 ग्राम प्रति हजार और 3 से 15 ग्राम प्रति हजार। इसी तरह यदि हाईएस्ट पूछा जाता है तो हाईएस्ट डेंसिटी सैलिनिटी लेक वॉन में, तुर्की की लेक वॉन है, जहाँ 330 ग्राम प्रति हजार। और दूसरे पे है डेड सी, जिसे मृत सागर भी कहते हैं, यहाँ की 238। और तीसरे पे है ग्रेट सॉल्ट लेक, $220। तो ये एरियाज हैं जहाँ पर हाईएस्ट सैलिनिटी मिलती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है लेक वॉन, ग्रेट डेड सी, मृत सागर और ग्रेट सॉल्ट लेक। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से लवणता को एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम प्रति हजार में। और एक टोटल 1000 जो ग्राम यदि जल, सागरीय जल हम लेते हैं, उसमें कितना प्रतिशत लवणीय भाग है, 35 औसतन है। और उससे डिफरेंस आप देख सकते हैं। विश्व के नक्शे में हमने देखा था किन क्षेत्रों में लवणता अधिक है, किस में कम है। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट। इस तरह से जो भी लवण मिलते हैं उनमें लवणों में कौन से जो प्रमुख खनिज कह सकते हो, या किस टाइप के लवण ज़्यादा पाए जाते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर, और लवणता को प्रभावित करने वाले कारक हमने डिस्कस किए। थैंक यू।